हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक के इम्पोर्टेंट टॉपिक की, दैट इज़ इंटरनल एनर्जी। और उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ हीट को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी क्या होती है। तो स्टूडेंट, इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और कई बुक्स में आपको ई से ही मिल जाएगा, मगर जो लेटेस्ट पैटर्न है उसमें हम यू से ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ई से तो डिफरेंट सारी टाइप की एनर्जी को हम ई से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब इंटरनल एनर्जी क्या है, जैसा कि आपने अगर किसी भी 6-7 क्लास के बच्चे को अगर मैंने कहा इंटरनल एनर्जी का मीनिंग आप क्या समझते हो, तो आप क्या कहोगे? इंटरनल यानी मेरी खुद की एनर्जी, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो उसकी एनर्जी है इंटरनल, यानी उसके भीतर जो एनर्जी यानी स्टोर्ड है, उसी को हम क्या कहेंगे? इंटरनल एनर्जी। तो सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड विद इन ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में जो एनर्जी स्टोर्ड है उसे हम क्या कहेंगे? इंटरनल एनर्जी। अब अगला कॉन्सेप्ट उठता है कि इंटरनल एनर्जी कौन से टाइप की एनर्जी है। तो एक्चुअल में अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ले लें, चलो मैं अपने आप को ले लेता हूँ सपोज करिए, तो मेरे में कौन कौन से टाइप की एनर्जी होंगी? तो हमारे में कई बार अगर सिंपली हैं तो हम कहेंगे जी पोटेंशियल एनर्जी। फिर अगर हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो केमिकल एनर्जी। और अगर कोई न्यूक्लियर पार्टिकल बॉडी में चला जाता है तो न्यूक्लियर एनर्जी। हमारी बॉडी में करंट प्रोड्यूस होता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर है। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी के अंदर फर्दर बहुत सारे टाइप आ जाते हैं, जैसे कि ट्रांसलेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर फर्दर टाइप आ जाते हैं, जैसे कि ट्रांसलेशनल एनर्जी, फिर वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी। तो एक तरह से अगर हम देखें तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो एनर्जी है, देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, इज इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी? क्या हम एब्सोल्यूट वैल्यू इंटरनल एनर्जी की कैलकुलेट कर सकते हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? नो, नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट आंसर वाई? तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट की जो इंटरनल एनर्जी है, इट इज द सम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, एंड आउट ऑफ दीज देयर आर मैनी सम एनर्जी विच आर नॉट कैलकुलेटेड सो इजिली। और अगर हम उनको कैलकुलेट कर भी रहे हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 100% एक्यूरेट एनर्जी को हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो इसलिए एब्सोल्यूट एनर्जी ना तो हम इंटरनल एनर्जी की निकाल पाएंगे, इसके बाद हम बात करेंगे एंथोल्पी की, उसमें भी नहीं हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, एंट्रोपी में भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकलती, और गिब्स फ्री एनर्जी में भी एब्सोल्यूट नहीं निकलती। तो कैसे निकालें? तो इसके लॉजिक को क्या कहता है? कहता है पहली बात तो हमें बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है कि हम इसके लिए बहुत सारी टेक्निक का इस्तेमाल करें। क्यों कहता है? क्योंकि हमको जनरली जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं चेंज। आप न्यूमेरिकल करेंगे अभी जब हम करेंगे तो हम चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। अब कोई पूछे क्या चेंज इन इंटरनल एनर्जी एब्सोल्यूट है? यस, जितने भी चेंज है आपके, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथोल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी एंड एंट्रोपी, ऑल आर एब्सोल्यूट। व्हाई चेंज इज एब्सोल्यूट? नेक्स्ट क्वेश्चन आया होता है कि सर चेंज क्यों एब्सोल्यूट है? देखिए स्टूडेंट, अगर आप किसी भी चीज़ की, अगर मान लो मैं अपनी बात करता हूँ कि अगर मैं खाली पेट सवेरे मॉर्निंग में हूँ और मैंने अपना वेट क्या किया, मेज़र किया, और उसका वेट क्या आ गया 80 kg सपोज करिए, ठीक है ना, खाना खुना खाया, कपड़े कुपड़े पहने, थोड़ा वेट बढ़ गया, और अब मेरा वेट आ रहा है 8.5 kg। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरा वेट है सपोज करिए आप। अब आप कहेंगे जो मशीन जो मैंने इस्तेमाल कर रहा हूँ उसके अंदर एरर है, उसकी कैलकुलेशन एरर है कि वो 100 ग्राम तो भी कैलकुलेशन करेगा, उसमें 100 ग्राम की क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। तो जो हमने पहले एनर्जी कैलकुलेट की, यानी मास कैलकुलेट किया इस केस में, तो वो 80 kg आया, इसमें 100 ग्राम का क्या है? एरर है। उसी मशीन से मैंने इसको कैलकुलेट किया, इसमें भी 100 ग्राम का एरर है, मगर जो डिफरेंस आएगा स्टूडेंट 0.5 kg, या मैं कहूँ 500 ग्राम, ये क्या है? ये एब्सोल्यूट है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। इसी तरह जब हम इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, मान लो आपने एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इसकी कोई एनर्जी निकाली, अब वो एब्सोल्यूट तो नहीं आई, अब 200 किलो जूल आ गई,
कुछ ना कुछ उसमें कमी थी, उसके बाद वर्क डन हुआ या हीट का रिलीज हुआ, इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज हुआ, और जो एनर्जी आ गई वो आ गई 250 kg। हमने दोबारा उसको कैलकुलेट किया तो 250, ये भी एब्सोल्यूट नहीं है, मगर जो इनका डिफरेंस होगा वो स्टूडेंट क्या होगा, एब्सोल्यूट होगा। ठीक है ना, क्योंकि जो एरर फर्स्ट केस में आया वही एरर सेकंड केस में आया, तो इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, ये सारी क्या हो जाती हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू रहती हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फार्मूला क्या है, U2 माइनस U1, या हम कई बार लिख लेते हैं UP माइनस UR, यानी प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, या फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फाइनल इंटरनल एनर्जी एंड इनिशियल इंटरनल एनर्जी। सपोज करिए मेरे पास कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब आपको पता है जनरली जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, या तो एंडोथर्मिक होती हैं या एक्सोथर्मिक है। कुछ प्रोसेस के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ती है, कुछ प्रोसेस एनर्जी रिलीज करते हैं। जहाँ देनी पड़ती है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है, और जो प्रोसेस रिलीज करता है उसे हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। अब देखिए आपके पास दो टाइप के कर्व आते हैं, दैट इज द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और यहाँ ऊपर जाते वक्त हम क्या कह रहे हैं, एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो ये एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में हमने कर्व प्लॉट किया। तो दो टाइप से कर्व स्टूडेंट आपको आते हैं। कई बार हमको कर्व देख के भी बताना होता है कि एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। अब आप मान लीजिए यहाँ पे आपका रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी, यहाँ प्रोडक्ट बन गया उसकी इंटरनल एनर्जी। तो जो चेंज आएगा स्टूडेंट यहाँ पे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आप मुझे बताएंगे क्या आएगा, सोचिए अपने दिमाग में। तो आप कहेंगे सर प्रोडक्ट की ज़्यादा है इंटरनल एनर्जी, रिएक्टेंट कम है, तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है ना। और इस केस में आप जब देखेंगे तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी रिएक्टेंट की ज़्यादा है और इंटरनल एनर्जी प्रोडक्ट की कम है, तो जो डेल्टा यू आएगा वो क्या आ जाएगा, ये वैल्यू कम है ये वैल्यू ज़्यादा है, तो नेगेटिव आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे बड़े ध्यान से कि यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, यानी ये कौन सा प्रोसेस हो गया, एक्सोथर्मिक, और ये कौन सा प्रोसेस हो गया, एंडोथर्मिक। तो यहाँ से मेरे पास एक कंक्लूजन निकल के आ गया कि अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव, और अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव। दैट इज द साइन कन्वेंशन। तो कोई आपसे पूछे एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव। एंडोथर्मिक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये आपको बड़े इजीली क्या है, चीज़ें समझ आ गई। अब बात करते हैं हम इसकी कि सर इसके यूनिट्स क्या होंगे। तो यूनिट्स ऑफ इंटरनल एनर्जी की बात करें तो यूनिट्स वही होंगे जो किसके होते हैं, एनर्जी की, यानी जूल में बात करेंगे या फिर हम अर्ग्स में बात करेंगे। तो आपको पता है 1 जूल जो होता है वो 10⁻7 अर्ग्स होता है, और 1 अर्ग जो होता है वो 10⁻⁻7 जूल। तो हम जूल और अर्ग में हम बात करेंगे इसके यूनिट्स की। नेक्स्ट इसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको समझने पड़ेंगे, कुछ मेन पॉइंट्स कि भाई इंटरनल एनर्जी क्या है। तो आपको पता होना चाहिए इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन। किसी बच्चे ने ये जो मैं टर्म बोल रहा हूँ, कोई चीज़ आपको अगर नहीं समझ आ रही, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, तो इनके ऊपर वीडियो बन चुकी है, वो एंड स्क्रीन पे जाके या फिर प्ले लिस्ट में थर्मोडायनेमिक्स के जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बात करें ये क्या है, स्टेट फंक्शन है। क्यों, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर केवल डिपेंड करती है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। दूसरी अगर हम बात करें कि इंटरनल एनर्जी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कोई पूछे इंटरनल एनर्जी क्या है स्टूडेंट, तो आप क्या कहेंगे, इंटरनल एनर्जी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव क्यों है, क्योंकि ये क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, यानी जो मास के ऊपर डिपेंड करे प्रॉपर्टी उसे एक्सटेंसिव बोलते हैं। एनर्जी आपको पता है E= क्या होता है, mc², तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, तो इसलिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ये। नेक्स्ट हम बात करें कि अगर कोई आपसे पूछे कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्या है स्टूडेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये पॉइंट आपको क्लियर नहीं है तो आगे थर्मोडायनेमिक्स आपको नहीं आएगा। तो याद रखना आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कोई आपसे पूछे चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, 0 होगा। फिर कोई लॉजिक पूछेगा भाई वाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो याद रखिए कि आइसोथर्मल जो हमारी इंटरनल एनर्जी है,
जो हमारी इंटरनल एनर्जी है दैट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये किसका फंक्शन है? फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होते हैं जिसमें टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट, यानी आपकी इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आ जाएगा? जीरो। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? जीरो। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होते हैं स्टूडेंट? मान लो मैंने कोई भी साइक्लिक प्रोसेस ले लिया, ये साइकिल है, तो अब आप कहेंगे इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है? सेम, यहाँ से स्टार्ट हुई तो यहीं पे आके खत्म हो रहा है। तो इसलिए इस केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा स्टूडेंट? जीरो। तो अगर आपको साइक्लिक प्रोसेस आ जाए या आइसोथर्मल प्रोसेस आ जाए तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? जीरो। अब अगला क्वेश्चन अराइज होता है हमारे पास कि जो इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है वो किन किन वजह से होता है, या इंटरनल एनर्जी किस तरह से चेंज होती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक यहाँ पे स्टूडेंट बनता है कि इंटरनल एनर्जी चेंजेस व्हेन, यानी इंटरनल एनर्जी का चेंज कब होता है। आपको 3 पॉइंट स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है स्टूडेंट यहाँ पे? व्हेन हीट इन और आउट ऑफ द सिस्टम, यानी कहने का क्या मतलब है कि कोई सिस्टम जो है हीट को रिलीज कर रहा है या गेन कर रहा है, पहला पॉइंट। सेकंड, व्हेन वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। अब वर्क जो है स्टूडेंट दो टाइप से होता है, वर्क के ऊपर ही वीडियो बन चुकी है, वहाँ पे आप अगर प्रेशर वॉल्यूम वर्क की बात करेंगे तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क में आप देखेंगे कि कई बार इंटरनल प्रेशर ज़्यादा है, एक्सटर्नल प्रेशर कम है। तो इंटरनल ज़्यादा है तो सिस्टम वर्क करेगा सराउंडिंग पे, एक्सटर्नल ज़्यादा है, इंटरनल कम है तो सराउंडिंग वर्क करेगा सिस्टम पे। तो वर्क डन जो होता है या तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है स्टूडेंट या वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। इन दोनों केसेस में इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है व्हेन मैटर एंटर और लीव द सिस्टम। अब कोई मैटर है यानी कि मास इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है तो उससे क्या हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? चेंज होगी। तो 3 पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं, हीट, वर्क एंड मैटर। तो अगर इनमें चेंज हो रहा है तो समझ लो आपकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी स्टूडेंट? चेंज हो जाएगी। तो ये मैंने आपको सारा कुछ बता दिया इंटरनल एनर्जी के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हीट के बारे में कि हीट क्या है। तो स्टूडेंट हीट की बात करें तो हीट क्या है, तो इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास एक लोहे की रोड है, मैं उसको एक साइड से गर्म कर रहा हूँ। तो अब आपको पता है थोड़ी देर में क्या होगा? आपका हाथ भी गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्चुअल में एनर्जी का ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ हो रहा है? हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो हीट इज़ आल्सो ए मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है उसी को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको हीट समझ आ गया। हीट क्या है? मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर और लोअर टू हाइयर टेम्परेचर। तो उसे हम क्या बोल देते हैं? हीट बोल देते हैं। अब हीट भी दो टाइप से होगी, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। अब मान लो सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया, मैंने कहा लोहे को रोड को गर्म कर रहा हूँ तो हीट एब्जॉर्ब कर रही है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। तो जो हमारा हीट का साइन कन्वेंशन होगा स्टूडेंट वो क्या होगा? पॉजिटिव। हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो पॉजिटिव, हीट गिवन आउट बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम आपका क्या कर रहा है? हीट रिलीज कर रहा है तो आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नेगेटिव। सिंपल सी बात मैंने आपको लॉजिक बता रखा है कि एक्सोथर्मिक में नेगेटिव साइन कन्वेंशन होता है, एंडोथर्मिक में पॉजिटिव। अब हीट एब्जॉर्ब कर रहा है यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, साइन कन्वेंशन क्या हो गया? पॉजिटिव। हीट रिलीज कर रहा है यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया, साइन कन्वेंशन क्या हो गया? नेगेटिव। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन है, इन्हीं के ऊपर हम न्यूमेरिकल्स आगे करेंगे। अब अगला आता है हीट के यूनिट्स कि सर इसके यूनिट्स क्या हैं। तो यूनिट्स कौन से होंगे स्टूडेंट? जो एनर्जी के हैं, एक तो हम जूल की बात करते हैं और यहाँ पे हम कैलोरीज की बात करते हैं। कैलोरी की सेंस में हम हीट की बात करते हैं।
तो 1 कैलोरी जो होता है स्टूडेंट वो होता है 4.184 जूल, और यहीं से हम जूल को कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जूल, मुझे जूल को कैलोरी में बात करना है तो जूल क्या कर देंगे 1/4.184 कैलोरी, और इसको सोल्व करोगे तो 0.2390 कैलोरी। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि 1 जूल जो है स्टूडेंट वो क्या है आपका 0.2390 कैलोरी। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, कैलोरीज को जूल में और जूल को कैलोरी में कैसे आप कन्वर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट एक पॉइंट समझ लेते हैं कि हीट क्या है स्टूडेंट। हीट जो है हमारा ये क्या है, पाथ फंक्शन है। जबकि अभी हमने बात किया था कि जो इंटरनल एनर्जी है स्टूडेंट, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, स्टेट फंक्शन है, मगर वर्क और हीट ये हमारे क्या है, पाथ फंक्शन। क्यों, ये डिपेंड करते हैं पाथ के ऊपर, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, दे डिपेंड अपॉन द पाथ। ठीक है, तो मान लो एक लोहे की रोड थी, वो छोटी थी, और एक लोहे की रोड मैंने काफ़ी बड़ी ले ली, तो दोनों में हीट क्या हो जाएगा, चेंज जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो दिस इज कॉल्ड पाथ फंक्शन। तो मैंने ये सारा कुछ आपको हीट के बारे में बता दिया है। इंटरनल एनर्जी आपको समझ आ गई, वर्क के ऊपर मैं पहले ही आपको वीडियो लेक्चर दे चुका हूँ। इन तीनों को जब आप देख लेते हैं तो उसके बाद न्यू टॉपिक जो आता है स्टूडेंट वो आता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसके न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ आपको न्यूमेरिकल लेके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।